हेलो गाइस, हियर वी आर बैक ऑन साक्षी स्मूथ। सो आज हम गाने की बात नहीं करेंगे, आज हम उनसे मिलेंगे जो कि मेरे सीनियर मेंटोर हैं, जिनकी टाइप से मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनकी जर्नी ऑफ अ रियल सर्टिफाइड रियल स्टेट बिजनेस एग्जीक्यूटिव दी अशोक भागवत। सो लेट मी गो एंड मीट द अशोक भागवत। फर्स्ट क्लास सर एक्चुअली मुझे तो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, एज आप मेरे सीनियर हैं, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी रियल स्टेट बिजनेस एग्जीक्यूटिव की। बट आज मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें आपकी जर्नी ऑफ बीइंग एन सर्टिफाइड रियल स्टेट बिजनेस एग्जीक्यूटिव। सो मे आई हैव सर स्टार्टिंग से आप अपनी जर्नी बता सकते हैं कि आपकी रियल स्टेट की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ से आपने सोचा दैट आई शुड गो इन रियल स्टेट? रियल एस्टेट में ऐसे सोच के नहीं आए। ओके एक्चुअली मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा डिप्लोमा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके सावनेर से मैं बिलोंग करता हूँ। सामने से आपको belong करता है। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा हुआ है 2008-9 में मेरा फर्स्ट ईयर था। 2012 से 13 में मैं पास आउट हुआ था। ओके उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी होने की थी, तो उस टाइम पे सावनेर में थे हम लोग। जैसे सिस्टर की शादी हुई उसके बाद मैं जॉब फाइंड आउट कर रहा था। कुछ तो भी ऐसा एक छोटा सा अमाउंट हमारे पास आ जाए जिससे हमारी फैमिली सिक्योर हो जाए, उस तरीके की एक बेसिक जॉब ढूंढ रहे थे। इन बिटवीन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो रियल एस्टेट में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। उन्होंने मुझे रियल एस्टेट के बारे में बताया और मुझे लगा कि ये फील्ड में जाने से अपने ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, अपॉर्चुनिटीज मिली, उसे ग्रैब किया और आगे बढ़ते गए। सर आपने अपनी जर्नी कौन सी कंपनी या कैसे स्टार्ट की, रियल एस्टेट ब्रोकर या एजेंट या कौन सी कंपनी से स्टार्ट की? मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो नक्षत्र था, महालक्ष्मी डेवलपर का फर्स्ट प्रोजेक्ट था नक्षत्र, जिस पे मैंने काम किया। और इस प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले यानी रियल एस्टेट के बारे में जो कुछ भी नॉलेज था, रियल एस्टेट में फ्लैट्स में डील होती है, प्लॉट्स में, रो हाउसेज, बंगलो, विलास, इन सारी चीज़ों में डील्स होती है। थोड़ा बहुत बेसिक हमने पढ़े थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था रियल एस्टेट से, और नक्षत्र फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था। ओके सो आपने वो चीज़ कंटिन्यू रखी, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ हर्डल्स इन द स्टार्ट, फैमिली सिक्योर है नहीं है, जॉब है क्या है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ऐसे क्वेश्चंस? मैंने एज अ कॉलर ज्वाइन किया था। ओके यानी इनिशियली जब मैं काम करता था रियल एस्टेट में, कॉलर था। हाँ, ये कर दूँगा। तो एज अ कॉलर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था। यानी इनिशियली स्टेज में हम लोग कॉल करते थे, कॉल्स करते थे, ओके सो आप करते थे थ्रू properties। कॉलिंग प्रोसेस ऑफ कस्टमर्स जो रीच टेलीकॉलर्स करते हैं, जैसे जितनी भी बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉलिंग होता है, वो इनिशियली स्टेज पे हम लोग करते थे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कंपनी के पास ऑफिसेस नहीं था, ऑफिस में बैठ नहीं सकते थे, व्हीकल्स नहीं थी, तो जैसे 2 से 4 व्हीकल्स नहीं, तो एट द टाइम एक ही कस्टमर को हम प्रेजेंट कर सकते थे। अगर एक टाइम पे 4 कस्टमर आ गए तो वो सारी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इनिशियली हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया। तो कॉल्स हम लोग करते थे, हमारी जो विजिट प्रेजेंटेशन है हमारे सीनियर करते थे। और मैं बताना चाहूँगी कि आज ये मेरे सीनियर, इनकी काफ़ी बड़ी टीम है एंड महालक्ष्मी के पास आज वी कैन काउंट हाउ मच व्हीकल्स दे हैव, एंड ये ऑफिस भी महालक्ष्मी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एंड इसके अलावा आई वांट टू टेल यू, उन्होंने 3 फ्लोर्स अभी तक परचेज करके, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, हम उसकी भी एक विजिट ले लेंगे। सो सर जिस ईयर में आपने स्टार्ट किया वो ईयर जान सकते हैं? 2014 में आपने स्टार्ट किया एंड आज ऐसा 2022। सो बीच में ब्रोक डाउन या कहीं पे बहुत सारी चीजें हुई, मैंने 7-8 साल में पिछले। सर थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप अपने हर मोमेंट को या हर जो चैप्टर्स आपने गो थ्रू किए वो प्लीज आप डिस्क्राइब करेंगे। इनिशियली हम लोग जब बिजनेस में आए थे, जी। तो बिजनेस का जो पोटेंशियल था, कुछ हैंडसम अमाउंट्स हमको दिखते, 1 लाख, 2 लाख, जी 10 लाख, 1 CR, यही हमारे माइंड्स में होता है। क्योंकि हमारे पास जो आने वाला बायर है, वो जो प्रॉपर्टी परचेस करता है, मिनिमम अगर वो 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी लेता है, तो यानी यहाँ से 7-8 साल 10 साल पहले की जो बात है, उस टाइम पे जामठा में के ही जो रेट थे वो 700, 750, 800, 850 के बीच में थे। तो मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट का भी अगर कोई बंदा प्लॉट ले रहा है, तो वो प्रॉपर्टी 10-12 लाख के ऊपर ही आती है। तो 10-12 लाख, यानी हमारी बातें लाखों में ही होती है, इस बिजनेस में बातें लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। आज अगर हम जामठा की बात करते हैं, तो जामठा में अगर आप एक छोटा 1500 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का सोच रहे हो, तो 20 से 25 लाख रुपए आपके हाथ में चाहिए। ओके सो इनिशियली सर जैसे इसमें लाखों में बात होती है, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी इजी टू क्रैक अ डील। तो कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको आपकी जर्नी में सीखने के लिए, मैं आज के यूथ के लिए है ये चीज़, क्योंकि इन्होंने काफी पहले स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज फाइंडिंग अ जॉब, एंड आई वांट टू आस्क कि सर ऐसा कुछ लेसन आपने सीखा हो या ऐसा कुछ हर्डल्स आपने फेस किया, ऐसा कुछ डीमोटिवेशन पॉइंट आपकी लाइफ में? हमारा जो बिजनेस है, इसमें क्या होता है कि हम लोग इनिशियली पिछले 7 से 8 साल से वी आर नॉट सैलरीड पर्सन, एक्चुअली हमको सैलरी नहीं मिलती।
ओके स्टिल हमको काम करना है, सैलरी नहीं मिलती है, आपको बेसिक खर्चे करने हैं, आपकी फैमिली भी आपको चलाना है, आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस है, आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस है, और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें वो आपको मेंटेन वो सारी करनी चीजें हमको मेंटेन करना पड़ता है। विदाउट सो सैलरी इन द स्टार्ट आपने सैलरी रहना प्रेफर किया, जैसे यहाँ पे महालक्ष्मी के सीनियर्स जो है वो सैलरी पर्सन्स भी हायर करते हैं, और ऑन द अदर हैंड इफ समवन वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड तो वो भी करते हैं। सो इन द स्टार्ट आपने क्या चूज किया, टू बी अ सैलरीड पर्सन और टू बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन? सैलरी में मैंने कभी लाइफ में लिमिटेड नहीं सोचा, ओके इसलिए मैं सैलरी में नहीं गया। Okay, so basically you studied as a self-employed person. Self-employed. Okay, so may I know, like I heard many of the stories from Mahalakshmi Infrastructure that their employee have no limits. They can eventually spread pamphlets on signals. They had go anywhere to do their promotion. So may I know if something you had done like that, if you had promoted at your friend's place or you had promoted in your family. Did you done that ever and get humiliated by that? मेनी टाइम्स एक्चुअली इनिशियली हमारे पास कुछ फंड नहीं होते हैं। आज के डेट पे हम 2022 आज मुझे किसी चीज का प्रमोशन करना है तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस टाइम पे भी था, और उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, यानी बेसिक मोबाइल था कीपैड, उससे हम लोग कॉलिंग करते थे। फर्स्ट ड्रीम ही था कि हमें एंड्रॉइड मोबाइल लेना है। Okay, इनका फर्स्ट ड्रीम था एंड्रॉइड मोबाइल में लेना है। तो आफ्टर गेटिंग दिस जॉब, आफ्टर गेटिंग दिस सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हेन यू बॉट योर फोन, फर्स्ट फोन सैमसंग गैलेक्सी। Samsung Galaxy was okay. So how many months you took to buy that? 6 months। Okay, that's a very great span. 6 months you took. Okay, so मैं जान सकती हूँ रियल एस्टेट आपने प्रीफर किया, बट इसमें कस्टमर्स का क्या बेनिफिट है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? कस्टमर का ही बेनिफिट है, 10 टाइम्स बेनिफिट है। आज हम लोग जो प्रॉपर्टी जामठा में बेचते हैं, जामठा में 10 साल पहले 600, 650, 700 के रेट से प्रॉपर्टी बिकती थी। आज जामठा में 1800, 2000 के रेट से। आप प्रॉपर्टी अगर सटीक प्रॉपर्टी खरीदते हो, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी खरीदते हो, डेवलप प्रॉपर्टी खरीदते हो, और अच्छे बिल्डर के साथ आप अगर जाते हो तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 10 टाइम्स होगा। आज अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी डेफिनेटली आने वाले 20 साल में 1 करोड़ देंगे आपको। 20 years 1 crore, a different calculation, and ये चीज इनकी सच है कि जामठा में आज प्लॉट्स 1800 के आसपास है, बिकॉज उन्होंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था महालक्ष्मी नगर 25 जो कि शर्टेक हॉस्पिटल के ऑपोजिट में, एंड उसके रेसिडेंशियल के रेट्स थे 1800 पर स्क्वायर फीट। सर कमर्शियल प्लॉट्स रेट मैं नो 2000 इट वाज। तो रेट्स उन्होंने गलत नहीं बोले, और ऐसे भी क्लाइंट्स उन्होंने लिए हैं जिनका नक्षत्र इनका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था आज से ऑलमोस्ट 2014 में उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था, सर उनके रेट्स इफ आपको रिमेंबर हो आप बता सकते हैं, वो भी जामठा में थे। 675 वाज द रेट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो जान चुके हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कितने प्रॉफिट में। It has already grown 3 times। ओके, इट हैज ऑलरेडी ग्रोन 3 टाइम्स। सर क्या देखना चाहिए एक कस्टमर को जब वो इन्वेस्ट करता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की जाती है तो देख के की जाती है। अगर रेसिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं तो इट विल बी इन सिटी लिमिट्स, बट जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स का हमको ध्यान रखना चाहिए एज अ कस्टमर? एज अ कस्टमर आप अगर नागपुर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं जी, तो आपको जो चीजों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले नागपुर की जो लोकल अथॉरिटी वो NMRD है। प्रॉपर्टी NMRD से सैंक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का रेरा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी में बैंक लोन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करते हो, बाकी 11 से 12 लाख रुपए बैंक दे रही है, तो आपसे ज्यादा कस्टमर से ज्यादा बैंक वेरीफाई करती है उस प्रॉपर्टी को। एक मिडिल क्लास इंसान को डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझता है, क्योंकि आप उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते। आप इवन बहुत सारे लॉयर्स एडवोकेट से भी बहुत लोग एडवाइस नहीं लेते। तो इनिशियली आप जो बेसिक चीजें देख सकते हैं, आप देखिए NMRD से सैंक्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टी, रेरा सर्टिफाइड होनी चाहिए, उस पर बैंक लोन होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग जो भी डेवलपर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स डेवलप होने चाहिए। ओके, उनके यानी जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं लास्ट प्रोजेक्ट्स वो डेवलप्ड होने चाहिए Yes, already। yes। और वो विजुअलाइजेशन देख के हमको एक बार परचेस करना चाहिए। सर बैंक लोन कितना % अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, ताकि हमको पता पड़े कि उनकी प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है या नहीं? बैंक लोन बैंक के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैक्सिमम बैंक 80% फाइनेंस करती है। अगर आप SBI से जा रहे हो तो SBI 75% तक आपको इजीली फाइनेंस कर देती है। कुछ बैंक्स हैं जो 90% तक फाइनेंस करती है। सर जैसे कि आपने बताया लोकल अथॉरिटी की परमिशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो ये तो NMRD हो गया। इसके अलावा आपने रेरा का जिक्र किया, तो रेरा से क्या एश्योरिटी मिलती है कस्टमर को, या वो क्या रोल प्ले करता है एज एन लैंड? अगर हम उसको वो फैक्टर को इतना क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो रोल क्या प्ले करता है? एक्चुअली क्या होता था इंडिया में पहले जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे बैंकिंग सेक्टर में रेगुलराइजेशन अगर बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो वॉच करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप किसी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस सेक्टर को जो
वॉच कर रहे हैं वो IRDA। ओके, वैसे रियल एस्टेट कंपनी में पहले कोई यानी रेगुलेशंस नहीं है। रेगुलेशंस नहीं। जो रेगुलेशंस आए वो रेरा के बाद में है। क्या होता था पहले के जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है वो झूठा कमिटमेंट करते थे। कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट का मेजरमेंट ना होना, अनसैंक्शन प्रॉपर्टीज में डील करना, प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है वो भी क्लैरिटी नहीं देते। तो रेरा के आने की वजह से क्लैरिटी आ गई। ओके, तो जैसे रेरा कि- सर्टिफिकेशन, अगर उस प्रोजेक्ट का रेरा सर्टिफिकेशन है तो आपको डॉक्यूमेंट अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आप रेरा सर्टिफिकेशन देखिए, बाकी वो टाइटल क्लैरिटी के सो बाद। कस्टमर्स आप देख सकते हैं रेरा सर्टिफिकेशन से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, ताकि आपको बाकी सब चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, लाइक सिटी सर्वे, NMRDA। यू आर सेफ इफ यू आर गेटिंग रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट। सो सर, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी 2014 से 2022 तक कंटिन्यू थी ऐसे ही, मतलब इसी मोड में चली, दैट यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, यू आर नॉट गेटिंग डिसअपॉइंटेड और यू आर नॉट गेटिंग डिमोटिवेटेड, और सच हर्डल्स यू फेस इन योर जर्नी बहुत सारे हर्डल्स आए इसमें। फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द फर्स्ट हर्डल आई वांट टू स्टार्ट। इनिशियली रियल एस्टेट में अच्छे से काम चल रहा था, कुछ फंड्स आए हमारे पास, तो वो जैसे 1 लाख अगर आपके पास आते हैं और आप चाहते कि मुझे इस 1 लाख को 10 लाख बनाना है, जी, तो आप कुछ चीजें गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें आपको स्टॉक मार्केट दिखाई देता है। Okay, so youth concentrate on this. He is talking about stock market. Yes, sir. तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में फिर स्टॉक मार्केट का विदाउट नॉलेज लिए आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो और वहाँ पे आपको होता है लॉस। ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टॉक मार्केट का एक जो ग्रोथ है उसकी जो वोलेटिलिटी है वो बिना समझे, बिना एजुकेशन किए वो सारी चीजें हम इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत सारी चीजें मार्केट में, जैसे हम बहुत सारा ट्रेंडिंग पिछले 3-4 साल 2018 में बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। Okay. एट दैट टाइम मेरा कुछ फंड मैंने उसमें भी इन्वेस्ट किया था, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे वहाँ पे। सर, मैं ना उससे काफी एक अच्छी सर की जर्नी रिलेटेड है, उसको एक चैप्टर बोल सकते हैं सर का, टर्निंग पॉइंट और वी कैन से ब्रोक डाउन पॉइंट। सो सर, वो जर्नी आई वांट टू शेयर कि आप शेयर करें प्लीज, फ्रॉम बिटकॉइन जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपने क्या फेस किया और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने उस टाइम पे फेस किए थे। एक्चुअली बिटकॉइन एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे। आप अगर देखेंगे कि विच टॉप 10 टेक्नोलॉजीज विल चेंज द वर्ल्ड, उसमें ब्लॉकचेन का भी नाम आता है। तो मेरा जो अट्रैक्शन था वो ब्लॉकचेन को लेके था, तो मैंने जब ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा तो मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गया उसके लिए। मुझे लगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है फ्यूचर में, एक मिडिल क्लास इंसान भी अमीर बन सकता है। यानी ये जब हम उस थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीजें, यानी करेंसी में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, वो करेंसी का जो लेटेस्ट रिवॉल्यूशन है वो है बिटकॉइन। और नॉट ओनली बिटकॉइन, देयर आर लॉट्स ऑफ मोर देन 30-40,000 करेंसीज राइट नाउ। सर ने बिटकॉइन परचेस किया था, उसके बाद सर आपने उसको विदाउट प्रॉफिट लिए सोल्ड आउट किया था, इज दिस राइट? विदाउट प्रॉफिट सेल आउट करना पड़ा। उसके पीछे की स्टोरी सर। क्या होता है, हमारे पास जब कुछ पैसे आते हैं हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर एज में हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, हम डायरेक्टली ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हमें लायबिलिटीज का नॉलेज नहीं होता है, हमें एसेट का नॉलेज नहीं होता है, हमारे एक्सपेंसेस का कैलकुलेशंस नहीं होता है, और इन सारी चीज़ों में हम लोग फंस जाते हैं और लॉस, ऐसा कुछ लॉस होता है जिससे फिर हम लोग उबर नहीं पाते। एंड वही चीज़ से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। सर वाज इन डिप्रेशन ऑन दैट टाइम, इज दिस राइट? यस एक्चुअली मुझे मेडिकेशन लेना पड़ा था 1 साल कंटिन्यू। मुझे Sir, नींद नहीं आती थी, मुझे टैबलेट्स, विदाउट टैबलेट्स मुझे नींद नहीं आती थी, यहाँ तक की सिचुएशन थी। आधी जानकारी हानिकारक होती है, यूथ अंडरस्टैंड दिस। सर, ऐसी कोई 3 एडवाइसेस आप देना प्रेफर करेंगे आज के यूथ को जो कि स्टॉक मार्केट के लोग की फैसिनेटेड रहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट को लेके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके लिए? इन्वेस्ट, देखिए दुनिया में 4 टाइप के लोग हैं। एक एम्प्लॉय बिहेवियर, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और उनको सैलरी मिलती है। सेकेंड, सेल्फ एम्प्लॉयड बिहेवियर है, वो खुद का टाइम खुद को डेवलप करने के लिए रखते हैं, खुद की एनर्जी खुद को डेवलप, वो विदाउट सैलरी काम करते हैं खुद को डेवलप करने के लिए। आज के उसका अगर एग्जैक्टली उसका एक अपग्रेड वर्जन, अपग्रेड वर्ड अगर होते तो आजकल उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। देयर आर नथिंग बट द सेल्फ एम्प्लॉयड। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिनके लिए लोग भी काम करते हैं, उनका पैसा भी काम करता है, उनका टाइम भी काम करता है, हर चीज मल्टीप्लाई होती है। दे आर बिजनेसमैन, पीपल वर्क फॉर देम एंड मनी वर्क फॉर देम। एंड फोर्थ वन इज इन्वेस्टर, उनका पैसा ही काम करता है, उनका पैसा ही काम करता है, पैसे के पीछे उनके लिए लोग काम करते हैं, उनके लिए बिजनेसमैन काम करते हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, उनके लिए ही इन्वेस्टर काम करते तो हैं। सबकी इनकम से थोड़ा थोड़ा जाता है और उनका इनकम आता है। दे आर ड्राइविंग द वर्ल्ड एक्चुअली। ओके, दे आर ड्राइविंग द वर्ल्ड। ओके सर, आप तो जैसे आप हम डायरेक्टली इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, जी
आपका क्वेश्चन यही था ना कि यस कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। हम इन्वेस्टर बने, एक छोटे इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से 10 रुपए से भी स्टार्ट होता है, बट मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मुझे 10 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। हर इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे लो रिस्क है वो रियल एस्टेट है, तो उतना पैसा आप कमाइए, और बाइफर्केशन होना चाहिए हर चीज का। बाय द वे मैं आप सबको बताना चाहूँगी, ऐसा सर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, सो वो फोर्स नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, वो फोर्स नहीं करते किसी कस्टमर को दैट यू शुड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लासिफिकेशन बताते हैं आपको, कैलकुलेशंस बताते हैं, और आइदर इफ यू आर केपेबल फॉर बाइंग द प्लॉट्स और समथिंग एल्स, सो he will, but if you are not capable to have that liability on your head to pay that loan, so he'll directly refuse you to take that liability on your head. So depression का कैसा था, मतलब डिप्रेशन में फैमिली सपोर्ट और आइदर फ्रेंड सपोर्ट और आइदर ऑफिस जाते थे नहीं जाते थे, उस टाइम पे आपकी जर्नी कैसी थी? बिकॉज आपका 1 ईयर था, तो फ्रॉम द स्टार्ट आई वांट टू नो। डिप्रेशन एक्चुअली सबको ही आता है, कोई लोग बताते हैं, कोई नहीं बताता एग्जैक्टली। डिप्रेशन का जो फेज था उस टाइम पे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे फ्रेंड्स लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, कुछ मेंटर्स हैं उनका अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत सारी चीजें सपोर्टिव थे, मतलब एवरीबॉडी वाज सपोर्टिव इन योर सराउंडिंग एवरीथिंग, एंड शायद उनसे उनके अंदर इंस्टिल हुआ टू बी पॉजिटिव, टू हैव पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और इफ आई कैन से, इफ मैंने भी अपनी अभी तक की जर्नी में, रियल एस्टेट की जर्नी में, ही वाज माय सीनियर, तो अभी तक इफ कुछ भी हर्डल्स देखे हैं, डीमोटिवेट होती हूँ, तो ही जस्ट सेड टू गिव अ कॉल and I'll make you motivated, I'll give you some positive vibes, and you will never hear something bad or something which makes you negative. So I think ये उनमें वही attitude वहाँ से आया, I think उसी जर्नी से. So everybody who are in depression or thinking that life is end, you have to learn from him. He is now a certified real estate business executive. So उस चीज को कितने years हो चुके हैं अभी? मार्केट क्रैश होने के बाद ही हुआ ना। मार्केट क्रैश होने के बाद उसमें तीन चीजें फैक्टर्स थे। एक मार्केट का क्रैश होना, जिस पार्टनर के साथ मैं शादी करने वाला था उनका अचानक से छोड़ दिया, और मेरा बिजनेस पार्टनरशिप जो था, बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रेक होना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस तीनों एक साथ आ गए। ओके, तो तीनों क्राइसिस एक साथ आने के बाद भी यू गॉट हील्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड यू आर द एग्जांपल ऑफ दैट कि हील हो सकते हैं लाइफ उसके बाद भी, बिकॉज ही इज नाउ मैरिड इन दिस ईयर। सो मे आई नो द डेट you got married in this year? He got married. अभी चिल्लाएंगे एकदम इमीडिएट नहीं बता पाऊंगा। 16 May I think. 16th May it was. Bobby saying Bobby will shout on me. So sir. 1 minute. मुझे भी नहीं पता है। Sir is checking on the phone. गालियाँ खाने वाला हूँ। हाँ 16th May it was. Guessing was right. सर की प्लॉट्स कैलकुलेशन गेसिंग भी काफी राइट रहती है, नंबर देख के बताते हैं मैम 1300 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। हाँ सब प्लॉट्स में ज्यादा अच्छी है वैसे। हाँ प्लॉट में ज्यादा अच्छी है। ओके सर, ऐसी कुछ एडवाइजेस अगर आप कस्टमर्स को, जैसे आप रियल एस्टेट एजेंट है, आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक? 2014 से पकड़िए 8 साल का हो गया। 8 साल का हो चुका है। एंड उसके बिहाफ पे अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ सजेशंस या कुछ एडवाइस देना प्रेफर करें कि रियल एस्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इन्वेस्ट करें, ऐसे जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, उन सब के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट क्यों बेस्ट माना जाता है? रियल एस्टेट में आप छोटे फंड के साथ नहीं आ सकते। सबसे पहले आपके पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में तो प्लॉट नहीं मिलने वाला है, बट आपके पास एक सैलरी है, आपके पास एक बिजनेस है जहाँ से आपके पास इनकम आता है। तो इनिशियली आपके पास, अगर आप छोटे से छोटा अगर 10 लाख का एक प्लॉट लेने का सोच रहे, तो उसमें बैंक फाइनेंस अवेलेबिलिटी होती है, तो एट 20% आप एक 2 से 3 लाख रुपए का एग्रीमेंट करें और एक लायबिलिटीज लीजिए जो आपका फ्यूचर में एसेट बनेगा। ओके, सो बेसिकली काफी ज्यादा इजी भी रहता है, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग सैलरी, सो आपका कुछ पार्ट ऑफ सैलरी यहाँ पे इन्वेस्ट होता जाता है, और इन प्रेशर कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं, और एट द एंड जब वो इन्वेस्टमेंट एक असेट बन जाता है, तो वो एक काफी प्राउड मोमेंट होता है, और काफी अच्छा भी लगता है जब वो मल्टीप्लाई टू प्रॉफिट होता है। सो इट्स एन ग्रेट थिंग। एंड सर, इसके अलावा आई वांट टू नो, आप महालक्ष्मी इंफ्रा के लिए वर्क करते हैं, राइट? यस। एंड इफ आप रियल एस्टेट में बात करें तो आई डोंट वांट टू हर्ट अदर कंपनी सेंटिमेंट्स, बट महालक्ष्मी इंफ्रा हैज अ डिफरेंट फैन बेस, दे हैव अ डिफरेंट गुडविल इन द रियल एस्टेट मार्केट फ्रॉम लास्ट 10 years, right? Yes. From last 10 years. So
महालक्ष्मी पे ऐसा क्या करती है जो उनकी गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी है, उनकी गुडविल लिटरली आप उनके कस्टमर्स को किसी और कंपनी में लेके जाओगे तो दे आर डायरेक्टली सेइंग नो वी हैव टू डील विद ओनली महालक्ष्मी, दैट्स इट, दे हैव द ओनली आंसर ऑन देयर माउथ्स. सो सर मे आई नो रियल एस्टेट में जो बेस्ट फैक्टर है, कोई भी बायर आपके पास से प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसमें रियल एस्टेट में यही, सिर्फ नागपुर में नहीं, आप इंडिया में वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, रियल एस्टेट का जो बेस है वो है ट्रस्ट. ओके. वो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है पिछले 10 साल में. जो कमिटमेंट हमने किया वो फुलफिल किया, डेवलपमेंट किया गया इसमें, डॉक्यूमेंटेशन किया गया इसमें, उसकी वजह से जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उसी के बेस पे ही सारा कंपनी. सर मैं नो अभी तक महालक्ष्मी इंफ्रा कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है? मोर देन 43 प्रोजेक्ट्स. More than 43 projects, and recently they have launched their 4 projects in the span of last 4 months, I think, right? More than 4 projects Yes. we had launched. Mahalakshmi Nagar 23, Mahalakshmi Nagar 24, Mahalakshmi Nagar 25 and Shivdipti Nagar 4. Okay, so ये सारे projects वर्धा हाईवे रोड पे और mainly इनका वर्क from मनीष नगर towards वर्धा हाईवे रोड पे, right sir? Yes. ओके, सो एक बार हम इनकी साइट पे भी चलेंगे. सोन साइट विजिट का भी वीडियो आने वाला है. थैंक यू सो मच सर आपकी जर्नी शेयर करने के लिए. आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ यू आर लाइकिंग द जर्नी ऑफ the Ashok Babada Certified Business Executive, so like, share and subscribe the channel, and I hope you'll be stay tuned for having the next vlog on site visit. Thank you.